Welcome students. As you know that we are doing numericals based on the chapter motion in a straight line, but now the numericals which we will do now will require some sort of mathematical formulas. So we are going to discuss these. So let's begin. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूले हैं ये स्पेशली जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत काम के हैं। 11th और 12th क्लास में फिजिक्स में बहुत काम आएंगे ये फॉर्मूले। हाँ, जो बच्चे जिनके पास मैथ्स है एज ए सब्जेक्ट उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लोग ये अपने मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये नोट कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्रू आउट 11th-12th क्लास में आपको ये यूज़ होंगे। जो भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे उसमें कहीं ना कहीं आपको ये यूज़ होते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये देखिए, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये। दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर ए स्ट्रेट लाइन वेयर y एंड x आर वेरिएबल्स एंड m एंड c आर कॉन्स्टेंट्स। y x क्या आपके वेरिएबल हैं, ये x और ये y ये वेरिएबल हैं, और ये जो c और m जो है ये आपके कांस्टेंट है। तो c तो एक पॉइंट होता है जो y के ऊपर क्रॉस करके निकलता है, तो वो c कांस्टेंट वैल्यू है, और m जो है ये आपका स्लोप होता है, ठीक है ना। ये हम पढ़ भी चुके हैं, तो ये फॉर्मूला हम कर चुके हैं अब तक पीछे। इसी तरीके से एक बाइनोमियल थ्योरम होती है, ये फॉर्मूला उसमें यूज़ होता है। जैसे कि इफ़ x इज़ लेस देन 1 दैट इज़ x लाइज बिटवीन -1 एंड +1 देन 1 प्लस x की पावर n it can be written as 1 plus nx plus n minus 1 upon 2 factorial x square plus n minus 1 n minus 2 upon 3 factorial into x cube। तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है, ठीक है ना। और इसी के कुछ ये वर्जन्स यहाँ पे भी दे रखे हैं। जैसे अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है तो ये आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स, क्योंकि ये जो टर्म होते हैं ये बहुत स्मॉल होते हैं क्वांटिटी में, तो इनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बच गया, 1 प्लस एन एक्स बच गया। ऐसे ही 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन अगर हो तो 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा। 1 माइनस एक्स की पावर एन हो तो 1 माइनस एन एक्स। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन हो तो 1 प्लस एन एक्स। तो ये इस तरीके से आते हैं, क्लियर है। तो एक ये चीज़ आप नोट करोगे इसके अंदर। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं, साइन कोस टेन। बेसिकली अपन ये यूज़ करते हैं फिजिक्स में, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। साइन, तो साइन क्या होता है, साइन थीटा। अगर इस एंगल को हम साइन थीटा के हिसाब से लें तो क्या बन जाएगा, एम पी अपॉन ओ पी, यानी कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ये होता है साइन थीटा। ऐसे ही कोसाइन थीटा अगर लेंगे तो हम क्या बनेगा, ओ एम अपॉन ओपी, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस आ जाएगा, ठीक है। टेन थीटा अगर हम लें तो टेन थीटा का क्या बनेगा, एम पी अपॉन ओ एम, यानी कि अपोजिट अपॉन बेस, ठीक है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से कुछ डिग्रीज जैसे अपने को यूज़ होती हैं, जैसे साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, और साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो देखिए साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1, और मिनिमम कितनी हो सकती है 0। तो 1 और 0 और 1 के बीच में झूलती है साइन की वैल्यू। ऐसी कोसाइन की वैल्यू ये भी 1 और 0 के बीच में झूलती है, ठीक है ना। ऐसे tan की वैल्यू होती है। फिर ये आप लिख सकते हो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जैसे साइन माइनस थीटा, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस साइन थीटा। कोस माइनस थीटा कैन बी रिटन एज कोस थीटा। टेन माइनस थीटा कैन बी रिटन एज माइनस टेन थीटा। तो देखिए अपने को मेनली जो है साइन कोस टेन, ये तीन चीज़ ज़्यादातर यूज़ होती हैं। कोट कोसेक, कोट सेक कोसेक, ये इतना यूज़ नहीं होता अपने को मेनली साइन कोस टेन, ये तीन चीज़ ज़्यादातर यूज़ होती हैं। तो साइन कोस टेन के इसमें साइन कोस टेन, ये जो साइन कोस टेन वाले हैं ये आप लोग इनको देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। ये चीज़ें आप अगर नोट करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नोट कर लो इनको।
ठीक है, क्योंकि बार बार अपने को काम आएंगे, तो आप इसको एक लिख के रख लो कहीं पे और सुबह शाम देखा करो उसको उठ के, तो ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे आप लोगों को। ऐसे देखो साइन कोस टेन, आपको सिर्फ साइन कोस टेन वाले देखने हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया हो जाएगी भाई क्या होता है इसका, ठीक है ना। ये तो आप इनके स्क्रीनशॉट लेके इसको ऐसे ही सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जैसे साइन ए प्लस बी कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए प्लस बी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, tan a plus b tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. So these are the formulas that we are going to use some of them. तो ये भी एक आपको एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। और ये फॉर्मूले आपके +2 तक काम आते हैं ये, और ये बायो के बच्चों को स्पेशली कह रहा हूँ कि आप लिख के रखिए इनको, क्योंकि ये चीज़ें आपको कोई बताता नहीं है, ठीक है ना, फिर बायो वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है फिर। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले मैं आपको एक ही जगह प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको कहीं पे भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो मैथ्स वाले बच्चों से पूछने की जरूरत पड़ेगी भाई कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये कुछ एक फॉर्मूले हैं जो आप बस इनको एक बार देख लोगे तो आप बिल्कुल याद हो जाएंगे आपको ये। ऐसी कुछ ग्राफिकल नोटेशंस है, वैसे तो अपनी चैप्टर पढ़ेंगे 11th क्लास में ऑसिलेशंस एंड वेव्स में, तो उसमें ये सब आएगा डिटेल में, या फिर भी थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। ये साइन फंक्शन के लिए है, ऐसे ये कोस फंक्शन के लिए है, ये tan फंक्शन के लिए, तो मेनली अपने को साइन कोस tan ज़्यादातर यूज होते हैं। ऐसे डिफरेंशिएशन आपको यूज होंगी। डिफरेंशिएशन में जैसे हमने क्या पढ़ा है, वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज v इक्वल्स टू dx अपॉन dt। तो x यहाँ पे क्या है, एक ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, और dx अपॉन dt ये हमने डेरिवेटिव कर दिया इसको, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हमने इसको डेरिवेटिव किया है, तो इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज दिस v इक्वल्स टू dx अपॉन dt। ऐसे एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो dv अपॉन dt, तो एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्चुअल में डिफ्रेंशिएशन होता है क्या, डिफ्रेंशिएट करना, मतलब उसको बिल्कुल जैसे कि कोई बहुत बड़ी कोई बहुत बड़ी, जैसे मान लीजिए एक रूम के अंदर काफ़ी सारे एटम्स हैं, ठीक है ना, तो अगर कोई हम रूम देखें तो उसमें अगर आपको पूछा जाए कि आप भाई कितने एटम्स हैं उसमें, या एटम्स का बिहेवियर क्या है, या फिर बेसिकली डिफरेंशिएशन होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप किसी मटेरियल को या किसी मेटल को स्टडी करते हो, ठीक है ना, तो उसको स्टडी करने का सबसे बेसिक तरीका क्या है कि आप उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करो, ठीक है ना। यानी कि हमने क्या किया है कि उसको एकदम डिवाइड कर दिया, एकदम फाइन स्मॉल पोर्शन में उसको डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है ना, और उसका बिल्कुल छोटा सा पोर्शन हम स्टडी कर रहे हैं, और उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि पूरा मेटल किसी से बना है या कैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या है इसका, तो हमें पूरा उसके एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने आ जाती है। तो इसलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, अगर मान लीजिए आपको किसी पेड़ को स्टडी करना है उसकी, या फिर आपको किसी पत्थर को स्टडी करना है किस मटेरियल का बना है, कैसे बना है, तो आप ऐसे तो नहीं कि वो पत्थर जिस पहाड़ से है उस पूरे के पूरे पहाड़ को आप लैब में लेके जाओ, तो हम क्या करते हैं उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेके जाते हैं लैब में और उसको हम स्टडी करते हैं। तो वैसे ही है, हम एक छोटा सा पोर्शन स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पोर्शन हम जो है उसका स्टडी करते हैं, तो वही सब डिफरेंशिएशन में होता है कि हम छोटा सा एक पोर्शन स्टडी करते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं छोटा सा, ठीक है ना। तो dx अपॉन dt, dv अपॉन dt, तो एक स्मॉल पोर्शन है। तो इसी का एक उलट हम करते हैं इंटीग्रेशन, वो हम आगे देखेंगे। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, देखो हमारे काम आएंगे काफ़ी सारे। जैसे देखो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एन आइसोलेटेड कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी c कांस्टेंट है, उसकी डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो क्या आएगा, 0 आती है। ऐसे x की पावर n है, ठीक है ना, x हमारा कोई वेरिएबल है उसकी पावर n है, n क्या है, कोई भी इंटीजर, उसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, n x n की पावर -1, सॉरी
मतलब एन एक्स की पावर n-1, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिखा जाता है, जो उसकी पावर है वो पहले एज इट इज़ आ गई और फिर दोबारा उस पावर के अंदर एक हमने माइनस कर दिया, इस तरीके से। ऐसे ही u की पावर n है तो n u की पावर n-1 और फिर du अपॉन dx, क्योंकि x डेरिवेटिव था तो ये देखो ये भी एक लिखने का तरीका होता है, क्योंकि डेरिवेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये du अपॉन dx आ जाएगा। यहाँ पे dx ही था और dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये dx अपॉन dx तो वो कट जाता है फैक्टर आगे वाला, यहाँ कटेगा नहीं, यहाँ du अपॉन dx हो जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। ऐसे ही अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट भी आ जाए तो कांस्टेंट पहले आगे आ गया और फिर वेरिएबल du अपॉन dx हो गया, ठीक है ना। ये तो था डिफरेंशिएशन। ऐसे इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं कि हम बड़े लेवल पे चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक रूम के अंदर आपसे पूछा जाए भाई इस रूम के अंदर कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो या फिर आपसे पूछा जाए कि स्पेस में कितने स्टार्स हैं, तो देखिए हमारे पास एक वैल्यू है, हम बताते हैं ना देयर आर डैश बिलियन ऑफ स्टार्स इन स्पेस, तो ये वैल्यू एक्चुअल में आई कहाँ से, किसी ने गिना है क्या उनको, तो हम गिनते नहीं है। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट करते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, हम एक स्मॉल पोर्शन के ऊपर देखते हैं कि एक यूनिट एरिया में, जैसे मान लीजिए रूम की हम बात कर लेते हैं कि यूनिट एरिया में, ठीक है ना, एक 1 सेंटीमीटर क्यूब देख लो या 1 मीटर क्यूब देख लो या उससे भी कम ले लो 1 मिलीमीटर क्यूब देख लो, तो उस मिलीमीटर क्यूब के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, कितने पार्टिकल्स, तो वो तो हम काउंट कर सकते हैं ना, छोटा सा एरिया है। फिर हम उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है ना, और उसमें लिमिट लगा देते हैं कहाँ से कहाँ तक, तो उसमें हम पूरा का पूरा रूम का एरिया उसमें डाल देते हैं। तो हमें पता चलेगा कि 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर इतने पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। तो फिर पूरे रूम का निकाल सकते हो, अगर उसकी साइज आपको पता है रूम की, तो पूरे रूम के अंदर आप आइडिया लग जाएगा भाई कितने पार्टिकल्स होंगे। क्लियर है। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि बड़े लेवल पे अगर हमें बड़े लेवल पे अगर हमें देखना है, ठीक है ना, तो ऐसी जब हमें स्टार्स को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम एक यूनिट एरिया में देख लेते हैं, यूनिट स्पेस एरिया में देख लेते हैं कि यहाँ पे कितने स्टार्स हैं, ठीक है ना, और फिर उसको हम पूरे एंटायर यूनिवर्स के हिसाब से उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो हमें एक रफ आइडिया मिल जाता है कि हाँ पूरे यूनिवर्स में लगभग इतने स्टार्स होंगे। तो ये एक तरीका होता है। तो इंटीग्रेट करते हैं हम बड़े लेवल पर जाने के लिए, डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको हम छोटा करने के लिए, ठीक है ना, उसको स्मॉल पोर्शन को स्टडी करने के लिए। तो ऐसे कुछ फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के लिए। तो इंटीग्रेशन के लिए ये सिंबल यूज करते हैं हम इस तरीके से। तो x की पावर n, तो इसको डिफरेंशिएट किया है, इसको इंटीग्रेट किया है विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट किया। तो कैसे लिखेंगे इसको, x की पावर n था तो n+1 हो गया और फिर यही पावर नीचे आ गई अपॉन में n+1, तो इस तरीके से लिखा जाता है। कांस्टेंट के साथ है तो c एज इट इज रहेगा, फिर x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है ना। ऐसे e की पावर x dx है तो e की पावर x, तो तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के। ऐसे ही कुछ और है इंटीग्रेशंस, ठीक है ना। तो इसमें सारे नहीं, कुछ एक चीज़ें आपको यूज़ होती हैं, जैसे कि मान लीजिए साइन x का अगर हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो ये साइन x क्या हो जाएगा, माइनस कोस x। ऐसे कोस x का करेंगे तो साइन x, ठीक है ना। तो ये अब देखिए इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये डिफरेंशिएशन है सारे, जैसे dx अपॉन dx तो 1 हो जाएगा। ऐसे d डिफरेंशिएट कर रहे हैं x+1 को विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये भी क्या हो जाएगा 1। ये इनकी ये इस तरह से फॉर्मूला है जिनकी वैल्यू सबकी 1 है। ऐसे अगर इनको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना, मतलब डिफरेंशिएट करने से अगर ये आ रहा है 1, तो इस 1 को अगर जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वापस यही वाला आ जाएगा, पीछे वाला ही। देखिए यहाँ पे जैसे इंटीग्रेट कर दिया 1 dx तो ये वापस x आ गया, ठीक है ना। इसी को उलट किया है, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसी को लिया है। ऐसे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, ठीक है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आया, तो इसका जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो वापस ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये सारे फॉर्मूले थे और ये इससे बाहर एक भी फॉर्मूला नहीं आता, तो स्पेशली जो बायो के बच्चे हैं उनके लिए बहुत काम की चीज़ है, ठीक है ना। तो आप तो इनको लिख लो और याद कर लो, ठीक है ना, फिर आपको बिल्कुल भी आप जो है न्यूमेरिकल से घबराओगे नहीं, ठीक है ना। और एक चीज़ मैं बता दूं कि न्यूमेरिकल्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं
और अभी हम आने वाले कुछ स्लाइड्स में हम जो AIPMT है, नीट है, इनके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं 11th क्लास के इस चैप्टर से, तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो और इनके अंदर क्वेश्चंस ही बनते हैं, ठीक है ना। जितने भी आप ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो, इनके अंदर सारे के सारे इस तरह के क्वेश्चंस ही आते हैं न्यूमेरिकल टाइप के, ठीक है ना। तो अगर आप न्यूमेरिकल से घबराओगे तो फिर वो क्वेश्चन आपके छूटेंगे, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो जो न्यूमेरिकल्स को करने के लिए जो बेस होता है, बस उसको अगर हम तैयार कर लें तो न्यूमेरिकल हमारे अपने आप हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि कई बार हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता, तो उस चक्कर में हमारा न्यूमेरिकल छूट जाता है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले मैंने आपके सामने रख दिए हैं, इससे बाहर एक भी फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारे आप याद कर लो, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़, यही आते हैं। ओके गाइज,